आज हम बात करेंगे वाष्पन के विषय में कि वाष्पन होता क्या है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी कि जो इवेपोरेशन है और बॉइलिंग है, यानी वाष्पन और क्वथन दोनों में ही द्रव गैस में परिवर्तित होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है कि जो वाष्पन है वो क्वथनांक से निम्न ताप पर होता है। यानी किसी द्रव का जो क्वथनांक है उसके क्वथनांक से निम्न ताप पर वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया है वो वाष्पन कहलाती है। और क्वथनांक पर यदि कोई द्रव वाष्प में बदल रहा है तो वो कहलाएगा क्वथन। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, पानी है, पानी यदि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में बदल रहा है तो क्वथन कहलाएगा। यदि पानी कक्ष ताप या 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर द्रव में बदल रहा है तो उसको गैस में बदल रहा है तो उसको कहा जाता है वाष्पन। जैसे अगर हम फर्श में पानी को फैला दें तो वो कहलाएगा वाष्पन, क्योंकि वहां पर पानी को गर्म नहीं किया जा रहा है, वो गुप्त ऊष्मा अपने आसपास के वातावरण से ले रहा है। लेकिन यदि पानी को हम गर्म कर रहे हैं और 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर रहे हैं तो वो कहलाता है क्वथन। अब वाष्पन होता क्या है? वाष्पन होता है किसी द्रव को उसके क्वथनांक से निम्न ताप पर वाष्प में बदलने का प्रक्रम। ठीक है ना, कि यदि किसी द्रव को उसके क्वथनांक से निम्न ताप पर हम वाष्प में परिवर्तित करते हैं तो वो कहलाता है वाष्पन। और ये याद रखना कि जब भी वाष्पन होता है, जिस ताप पर भी वाष्पन होता है, तो वो उस द्रव को गुप्त ऊष्मा की आपूर्ति करनी होती है। अर्थात जैसे अगर हमने कमरे में पानी फैला दिया तो उस पानी को वाष्प में बदलने के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और वो गुप्त ऊष्मा हम नहीं दे रहे हैं, वो कहाँ से ले रहा है? वो अपने आसपास के वातावरण से ले रहा है। जैसे मैंने एक उदाहरण बताया था कि अगर आप अपने हाथ में थोड़ा सा पेट्रोल रख लें या कोई जो डीओ वगैरह होता है, परफ्यूम वगैरह थोड़ा सा हाथ में डाल लो तो कुछ समय बाद वो आपके हाथ से उड़ जाता है। या नेल पॉलिश रिमूवर रख लो, एसीटोन, वो कुछ समय बाद आपके हाथ से गायब हो जाएगा। वो गायब कहाँ हो रहा है? वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। अब पहले क्या था? द्रव किस में बदल गया? वाष्प में। और वाष्प में बदलने के लिए किसकी आवश्यकता हुई? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की। और वो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा उसने हमारे हाथ से ग्रहण की और हमारा हाथ कैसा हो गया? ठंडा हो गया। तो हमारे हाथ की ऊर्जा घट गई, इसलिए हमारा हाथ कैसा हो गया? ठंडा। अब दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक, कि ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं जो वाष्पन को प्रभावित करते हैं। तो वाष्पन को प्रभावित करने वाले मुख्यतः 4 कारक हैं। पहला कारक है आपका ताप, दूसरा है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा है आर्द्रता और चौथा है वायु का वेग। अब हम इन कारकों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला कारक है तापमान यानी टेम्परेचर। ये हमेशा याद रखना कि जब भी टेम्परेचर बढ़ाया जाता है या तापमान बढ़ाया जाता है तो वाष्पन की दर बढ़ जाती है। ठीक है ना, कि यदि हम किसी पदार्थ को गर्म कर रहे हैं तो वाष्पन की दर बढ़ेगी। जैसे यदि क्या है कि फर्श में पानी गिरा हुआ है और वो धीरे धीरे वाष्प में बदलेगा, पूरा दिन भी लग सकता है या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। लेकिन यदि हम उसको गर्म कर दें, यानी उस पानी का तापमान बढ़ा दें, तो वो बहुत ही शीघ्रता से किस में बदल जाता है? वाष्प में। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ाया जाता है यानी तापमान बढ़ाया जाता है तो वाष्पन की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दूसरा कारक है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल समझते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि जब हम कपड़े धोते हैं, ठीक है ना, घर में मम्मी वगैरह की जो साड़ी वगैरह है या कोई बड़ा सा कपड़ा है जिसको हमने धोया है, अगर हम उसको बिना फैलाए डाल दें कहीं पर, सिकोड़ के एक जगह पर रख दें, तो कितनी धूप हो वो दिन भर में भी नहीं सूखेगा, क्योंकि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? कम हो गया। यदि हम उस कपड़े को फैला के डाल देते हैं तो वो थोड़ी देर में सूख जाता है। क्यों सूख जाता है? क्योंकि वाष्पन की दर बढ़ जाती है। कपड़े में जो पानी है वो बहुत तेजी से किस में बदल जाता है? वाष्प में बदलकर बाहर निकल जाता है। यानी जब भी किसी पदार्थ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है तो वाष्पन की दर बढ़ जाती है। दूसरा उदाहरण देता हूँ, ग्लास में चाय है तो वो देर में ठंडी होती है। यदि आप उस चाय को एक बड़े से बर्तन में फैला दो तो वो चाय बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि बड़े बर्तन में जब चाय को फैलाया जाता है
तो उस चाय का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है तो चाय शीघ्रता से वाष्प में परिवर्तित हो जाती है और वो ठंडी हो जाती है। यानी जब किसी द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने से क्या होता है, वाष्पन की दर बढ़ जाती है। जैसे सड़कें हैं, गीली सड़कें बारिश के बाद बहुत जल्दी वो सूख जाती हैं। क्यों? क्योंकि बारिश का पानी जो होता है वो सड़क के एक बड़े पृष्ठीय क्षेत्रफल में फैला रहता है। तो दूसरा कारक हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम तीसरे कारक की बात करते हैं, वायु की आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, यानी वायु में नमी। ये ध्यान देना कि जिन दिनों नमी ज्यादा होती है, बरसात के दिनों में जिन दिनों वायु में नमी बहुत ज्यादा होती है, उन दिनों वाष्पन की दर बहुत कम हो जाती है। नमी बढ़ने पर, वायुमंडल में जब नमी बढ़ जाती है तो उन दिनों वाष्पन की दर बहुत कम हो जाती है। और जिन दिनों वायु में नमी कम होती है, जैसे गर्मी के दिनों में वायु में नमी कम होती है, तो उन दिनों वाष्पन की दर बढ़ जाती है और बहुत शीघ्रता से ही क्या होता है, आपका वाष्पन की प्रक्रिया होती है। तो जो वायु में जब नमी ज्यादा होगी तो उन दिनों, नमी ज्यादा होने के दिनों में वाष्पन की दर कम हो जाती है, और जिन दिनों नमी कम होती है उन दिनों वाष्पन की दर बढ़ जाती है। जैसे गर्मियों में हमारे शरीर से जो पसीना होता है, पसीना निकलता है, तो क्योंकि नमी कम है तो पसीना बहुत ही जल्दी हमारे शरीर से वाष्पित होता है। ठंडा क्यों होता है, हमें देखो ठंडक क्यों महसूस होती है, पसीना निकलना अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। तो जब पसीना निकलता है तो हमें शीतलता का अनुभव होता है। शीतलता का अनुभव कैसे होता है कि जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो पसीना वाष्पित होता है, यानी द्रव से किस में बदलता है, वाष्प में। और पसीने को वाष्पित होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की। और वो ऊष्मा कहाँ से ग्रहण करता है, हमारे शरीर से, जिससे हमारे शरीर का तापमान कम हो जाता है और हमें ठंडक का अनुभव होता है। आप देखना बरसात के दिनों में उमस हो जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बरसात के दिनों में क्या होता है कि पसीना निकलता है, गर्मी हुई रहती है, शरीर से पसीना निकलता है, लेकिन क्योंकि वायु में नमी ज़्यादा है तो वो पसीना आसानी से वाष्पित नहीं होता है, और जब वाष्पित नहीं होगा तो उमस का अनुभव होता है। अंतिम कारक है पवन का वेग। वायु क्या करती है, अपने साथ द्रव के कणों को दूर दूर उठा ले जाती है। तो जब वायु का वेग ज्यादा होता है तो द्रव के कण दूर दूर चले जाते हैं और वाष्पन की दर बढ़ जाती है। कि जब वायु का वेग बढ़ता है तो जो जलवाष्प या पानी के कण हैं वो दूर दूर चले जाते हैं हवा के साथ, और हमारे वायुमंडल में पानी की मात्रा को कम कर देते हैं, अर्थात नमी कम हो जाती है, और नमी कम हो जाती है तो वाष्पन की दर बढ़ जाती है। तो ये 4 कारक थे, जिसमें पहला कारक ताप था कि ताप बढ़ने पर वाष्पन की दर बढ़ती है। दूसरा था द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पन की दर बढ़ती है। तीसरा था वायु में नमी। हम कहते हैं कि जिन दिनों वायु में नमी ज़्यादा होती है तो वाष्पन की दर कम होती है, और जिन दिनों वायु में नमी कम होती है तो वाष्पन की दर अधिक होती है। अंतिम कारक था पवन का वेग यानी वायु का वेग कि जिन दिनों वायु अधिक वेग से चलती है उन दिनों वाष्पन की दर भी अधिक होती है, क्योंकि वायु जलवाष्प के कणों को अपने साथ दूर दूर उठा ले जाती है। थैंक यू।